अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें देखा था कि डाटा हैंडलिंग से को स्टार्ट करने से पहले कि एनालिटिकल केमिस्ट्री होती क्या है, और उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस पढ़े थे, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कैरेक्टराइजेशनल, स्ट्रक्चरल, और इसके अलावा हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का स्कोप क्या है और इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है। बेसिकली जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री या एनालिटिकल डाटा, ये हमारे पास सिर्फ केमिस्ट्री की ही फील्ड को कवर नहीं करता, बल्कि ये हमारे पास बायोलॉजिकल, क्लिनिकल या जो इन्वायरमेंटल या जियोलॉजिकल साइड पे जो जितना भी काम होता है, लैब वर्क होता है, उसमें ये सारी की सारी जो है वो इन्वॉल्व होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली एक इंटरडिसिप्लिनरी केमिस्ट्री की टाइप है जो डिफरेंट ब्रांचेस को लिंक करती है। क्योंकि आपके सामने ही है कि डिफरेंट जब जितने भी प्रैक्टिकल वर्क है, चाहे वो जोलॉजी का है, बायो का है, क्लिनिकल है, एनवायरमेंटल है, तो उनके अंदर डेफिनेटली केमिकल्स इन्वॉल्व होंगे, एनालिसिस इन्वॉल्व होगा, कोई सूटेबल प्रोसीजर उसके अंदर यूज होगा, और जो उसके बाद डाटा आएगा उसको प्रॉपरली उसके ऊपर किस तरह से उसका मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, उससे क्या कंक्लूजन निकलता है, वो सब का सब जो डाटा को हैंडल करना है, डाटा से फ्रूटफुल रिजल्ट निकालना है, वो हम किस में स्टडी करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। तो बेसिक इसकी एप्लीकेशन फोरेंसिक साइंसेज में है, जहाँ पर डिफरेंट क्राइम सीन्स की इन्वेस्टिगेशन की जाती है, डीएनए टेस्टिंग की जाती है। तो उसमें एक सूटेबल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। वो सूटेबल प्रोसीजर कहाँ से आएगा, वो हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री बताएगी। क्या वो प्रोसीजर अप टू दी मार्क है, क्या वो इस लेवल का है, उसके अंदर सेलेक्टिविटी है, सेंसिटिविटी है, उसके अंदर एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो ये सब चीजें किस में आती हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई एनालिसिस किया फोरेंसिक लैब में, और उससे किसी पर्सन का जो क्राइम है वो प्रूफ हो जाता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि क्या आपने जो उस पूरे काम को करने के लिए उस प्रूफ तक जब आप पहुंचे, तो उसमें आपने कौन सा टूल इस्तेमाल किया, कौन सा आपने मेथड यूज किया, क्या वो स्टैंडर्ड मेथड्स थे, स्टैंडर्ड टूल्स थे, तभी आपके वो रिजल्ट्स जो हैं वो जो हैं वो एक्सेप्टेबल होंगे। क्योंकि ये वो चीज है जिसकी बेस पर किसी को पनिश हो सकती है, इसकी बेस पे कोर्ट में डिसीजंस हो सकते हैं। तो ये सब चीजें बिल्कुल अप टू दी लेवल होनी चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, सेंसिटिविटी, डिटेक्शन लिमिट है, सेलेक्टिविटी, रोबस्टनेस, रेंज, लीनियर रेंज। ये सब चीजें आप आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन ये वो सब चीजें हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, स्पीड, जो आइडेंटिफाई करती हैं किसी भी मेथड की कि वो कितने अच्छे लेवल का है। यानी अगर किसी मेथड की सिलेक्टिविटी अच्छी है, इसका मतलब है कि जिस चीज के लिए आपने उसको यूज किया है, उस मेथड के लिए, वो स्पेसिफिकली उस प्रोसीजर, उस काम के लिए वो मेथड बहुत ज्यादा बेस्ट है। ठीक है। तो अब आप चाहे फोरेंसिक लैब है, बायो एनालिसिस है, क्लिनिकल एनालिसिस, एनवायरमेंटल, मटेरियल, आप किसी भी लेवल पर कोई एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें जो आप टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, मेथड्स यूज कर रहे हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री उसको डिफाइन करेगी कि वो मेथड कितना अच्छा है। ये जो सब बातें लिखी हुई है ना, सेंसिटिविटी, डिटेक्शन लिमिट, सिलेक्टिविटी, ये सब वो पैरामीटर्स हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि आपका मेथड, आपका वे जो है वो कितना बेस्ट है दिए गए एनालिसिस के लिए। तो इसका मतलब है कि जितनी भी हमारी लेबोरेटरीज हैं, उन सब के अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, ऐसा आपका पॉइंट नहीं है, उसमें बस उन्होंने ये बताया हुआ कि आजकल जितनी हमारी एडवांसमेंट होती जा रही है, तो नए से नए इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इसका पार्ट बनते जा रहे हैं। जो हमारी पहली एप्लीकेशन आ जाती है इसके अंदर, वो आ जाती है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल नाम से भी आपको हिंट मिल रहा है कि इसके अंदर क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है। अब हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जहां पर कोई ना कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही होती है। वो आपकी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो सकती है, आपकी फार्मास्यूटिकल हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा कोई वहां पर प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स बन रही हैं, जैसे उन्होंने यहाँ बताया, क्लोथिंग हो सकती है, फूड स्टफ है, इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, कोई भी चीज है। अब उसमें इस बात को कैसे इंश्योर किया जाए कि वहां जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो बिल्कुल क्वालिटी उनकी जो है वो अच्छी है, अप टू दी मार्क है, अप टू दी लेवल है। जैसे आपके पास एक कंपनी है जहां पर चिप्स बन रही हैं, लेकिन क्या आपको श्योरिटी है कि उसके अंदर यूज होने वाला ऑयल, उसके अंदर यूज होने वाले फैट्स, या उसके अंदर जो भी फूड कलर अगर किसी चीज में डाला जा रहा है, तो क्या वो सेहत के लिए अच्छे हैं या नहीं है।
तो ये चीज अगर आप इसको इंश्योर करते हैं कि क्या ये चीज लेवल या क्वालिटी इसकी सही है कि नहीं, तो किस में आता है, क्वालिटी कंट्रोल में आता है। क्वालिटी कंट्रोल इटसेल्फ एनालिटिकल केमिस्ट्री की आगे से एक फर्दर ब्रांच है। ये इस बात को इंश्योर करती है कि जो भी इंडस्ट्री जो चीज बना रही है, क्या वो जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, क्या वो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। अगर नहीं है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट्स हैं, तो उस चीज को बैन कर दिया जाता है। आप अक्सर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, अगर आप खाने की चीजों पे देखें तो उनके ऊपर लिखा होता है कि पीसीएसआईआर लेबोरेटरी से मंजूर शुदा है, या लिखा होता है एफडीए, एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का इदारा है, वहां लिखा होता है एफडीए से मंजूर शुदा। तो उसका मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर ये मेंशन किया गया है कि ये प्रोडक्ट सेफ टू यूज है। तो इसका मतलब है कि वो किससे गुजरी है, वो क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर से गुजरी है। क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है, वो इस बात को इंश्योर करता है कि जो भी चीज है उसका रॉ मटेरियल सही था कि नहीं था, उसको जिस मेथड से बनाया गया, उसके इंग्रेडिएंट्स और उसके आखिरी स्टेप, इवन उसकी पैकेजिंग तक उसमें नोट किया जाता है कि क्या उसके अंदर कहीं क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया गया। इन पैरामीटर्स को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। अब इस सारे को करने का फायदा क्या होगा, इस सारे को करने का फायदा ये होगा कि हमारी कोई भी जो इंडस्ट्री है उसमें इस बात को मेक श्योर किया जाएगा कि वहां जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है, वो काबिल इस्तेमाल है। उसके बाद आ जाता है फोर्थ, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूटेंट्स। इसकी हेल्प से हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर, चाहे वो आपका एक्वेस मीडिया है, पानी की पोल्यूशन हो, एयर हो, आप क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं कि नहीं। सॉइल है, अब कोई सॉइल का सैंपल है, हमें देखना है कि उसके अंदर कोई टॉक्सिक या हैजर्डस मटेरियल्स तो नहीं है। और वो क्यों देखना है, वो हमें इसलिए देखना है क्योंकि अगर हम उसके ऊपर ग्रो की हुई क्रॉप्स यूज करेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं। तो क्या यहाँ पॉइंट आ जाता है कि हम डिफरेंट पोल्यूटेंट्स जो हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री की हेल्प से डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हुए उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जब एक चीज आइडेंटिफाई हो जाती है, पता लगता है कि ये अपनी उस लिमिट से ज्यादा है कि इस लिमिट में अगर ये हो तो ये नुकसान पहुंचाएगी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा टूल, कोई ऐसा डिवाइस, कोई ऐसा मेथड यूज कर सकते हैं जब जहां से उन पोल्यूटेंट्स को हम क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। जैसे वो बता रहे हैं कि आप हैवी मेटल्स हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, या जो व्हीकल से गैसेस निकलती हैं उनके अंदर जो हार्मफुल ऑक्साइड्स हैं, हम उन सबको ना सिर्फ मॉनिटर कर सकते हैं, यानी ना सिर्फ आइडेंटिफाई जो आपने पढ़ा था पीछे क्वालिटेटिव एनालिसिस, बल्कि आप उनको क्वांटिफाई करते हुए उनको कंट्रोल करने के लिए भी डिफरेंट क्या कर सकते हैं, मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगली एप्लीकेशन आती है क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल स्टडीज। बायोलॉजिकल स्टडीज, क्लिनिकल स्टडीज, इसमें आपके पास क्या आ जाता है, जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे आपके पास कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, या इनकी बेस पर कुछ जो हमारे बॉडी में पाए जाने वाले कंपाउंड है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, यूरिया है, या डिफरेंट ड्रग्स हैं, हम उनकी एक तो उनको लिमिट, उनकी क्वांटिफाई कर सकते हैं कि वो कितनी क्वांटिटी में पाए जा रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि ये एनालिसिस अगर स्लो है, तो अब एक नई चीज आ रही है जिसको नाम दिया जाता है ऑटोमेशन का, ऑटोमेटिक से निकला है, जिसमें क्या किया जा रहा है कि इन एनालिसिस की स्पीड को बढ़ाया जा रहा है ताकि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइस किए जाएं जो तेजी के साथ ऑटोमेटिकली, जैसे एक रोबोट होता है उसकी तरह जल्दी जल्दी से एनालिसिस को परफॉर्म कर सके। उसके बाद आता है जियोलॉजिकल एसेज। जियोलॉजिकल यानी जियो, अर्थ से निकला है, यानी जो अर्थ से रिलेटेड स्टडीज हैं जिसमें आपकी मिनरल्स आ जाती हैं, ओर्स आ जाती हैं, उनको भी आप एनालिटिकल केमिस्ट्री की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। किस तरह से, आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे जेम्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं जो कि कमर्शियली बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। अब उनको उनकी ओर्स में से कैसे अलग किया जाए, और इस तरह से अलग किया जाए कि उनकी वैल्यू भी रहे, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहे, और उनकी जो है कंपोजिशन भी खराब ना हो। तो ये क्या है, इसके लिए आपको पर्टिकुलर मेथड चाहिए, और मेथड किसी भी काम के लिए जो कभी डिजाइन किया जाता है वो हमेशा एनालिटिकल केमिस्ट्री की हेल्प से डिजाइन किया जाता है। उसमें मैंने आपको बिल्कुल वेरी फर्स्ट पॉइंट में बताया है कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको देखा जाता है कि अगर वो फुलफिल हो रहे हैं तभी वो मेथड एक्सेप्टेबल होता है। आप आज जितने भी मेथड यूज करते हैं, आप लैब में टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए आप डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, वो सब के सब मेथड्स क्या होते हैं, वो एनालिटिकली एक्सेप्टेबल मेथड होते हैं, और वो मेथड प्रॉपर हिट एंड ट्रायल और उसके बाद एक्सेप्टेड होते हैं कि अगर आप ये फॉलो करेंगे तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो एक्सेप्टेबल होंगे। अगर आप उसकी बजाय कुछ कोई और मेथड यूज कर लेते हैं जो कहीं भी प्रीवियसली जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपके जो रिजल्ट्स होंगे उनको भी कहीं भी जो है वो नहीं माना जाएगा।
तो जियोलॉजिकल ऐसे आ जाता है कि हाईली एक्यूरेट एंड रिलायबल एनालिटिकल प्रोसीजर मस्ट बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ये मैंने आपको यहीं पर पॉइंट क्लियर कर दिया कि अगर आपका मेथड ही क्लियर नहीं होगा तो कोई भी लेबोरेटरी जो है वो आपके काम को क्रेडिट नहीं करेगी। उसके बाद आ जाता है फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च। जो हमारी डिफरेंट रिसर्च है, द केमिकल कंपोजिशन and structure of material used in or developed during research program in numerous disciplines can be of significance, where new drugs or materials with potential commercial values are synthesized. A complete chemical characterization may be required involving considerable analytical work. आज के दौर में रिसर्च जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये स्टॉप नहीं होती। जितनी चीजें हमारे सामने मौजूद है इसके अलावा बेतहाशा ऐसी चीजें हैं जो कि रिसर्च लैब्स में अंडर सिंथेसिस हैं। अब सिंथेसिस के बाद कैसे पता लगेगा कि वो प्रॉपरली सिंथेसाइज हुई है कि नहीं हुई? आप बस ये सुनते हैं कि एक नया मटेरियल आ गया, एक नई चीज आई है, इस तरह की बैटरीज आ गई हैं। उन सबके पीछे क्या होता है? कई साल का लैब्स के अंदर किया जाने वाला रिसर्च वर्क होता है। तो उस रिसर्च वर्क में भी क्या होता है, आपने कोई चीज बनाई है तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन मतलब आपको उसके कंप्लीट एनालिसिस करने पड़ते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है। तो उसके बाद वो चीज जो होती है वो मटेरियल आगे डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर यूज होता है। इसका मतलब है कि जितनी भी हमारे पास डिफरेंट लेबोरेटरीज के अंदर रिसर्च हो रही है उसके अंदर एनालिटिकल किस तरह से, केमिस्ट्री किस तरह से इन्वॉल्व है कि उनकी कंप्लीट जो कैरेक्टराइजेशन है, उनकी कंप्लीट स्टडी कि उनकी कंपोजिशन क्या है, वो किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकती है, वो सब आप किसकी हेल्प से करते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री की हेल्प से करते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि कल को वो चीज कमर्शलाइज हो जाती है। ठीक है, अब आप पहले आपके पास मोबाइल फोन में ऐसी बैटरीज आती थी जो रिमूवेबल थी, लेकिन अब आपके पास ऐसी बैटरीज आती हैं जो कि उनका टाइम भी ज्यादा है और जो है आप उनको रिमूव नहीं कर सकते। लिथियम आयन बैटरीज आती हैं। तो वो अचानक से नहीं आ गई, बल्कि उनके पीछे क्या था? कई साल का रिसर्च वर्क था जो कि कहाँ पर परफॉर्म किया गया? इन्हीं लैब में पहले वो मटीरियल बनाया गया होगा, फिर उसको कम्प्लीटली एनालाइज किया गया होगा और फिर उसकी एप्लीकेशन स्टडी की गई होगी और फिर उसको बड़े लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे मोबाइल फोन्स तक लाया गया। तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स में रिसर्च इन्वॉल्व है उनमें कहीं ना कहीं एनालिटिकल केमिस्ट्री अपना रोल प्ले कर रही है। अब यहाँ तक जो है ये आपकी मेन एप्लीकेशंस थी, यहाँ तक आपका एक मेन के क्वेश्चन कवर हो सकता है। आगे जो उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं वो आप जस्ट उनमें से फ्यू लाइंस अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसमें एक आपको बता रहे हैं कि आप डायरेक्ट एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ सॉलिड सैंपल कर सकते हैं जिससे आप उनकी कंपोजिशन बता सकते हैं। इसके अलावा अब जो इसमें लेटेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है वो ये हो रहा है एब्सोल्यूट एनालिसिस हैज रिवाइव्ड particularly in emission spectroscopy। ये डिटेल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड पॉइंट है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। एक और जो चीज आजकल लेटेस्ट आ रही है वो ये आ रहा है कि जो भी चीज बनाई जाए उसका साइज रिड्यूस कर दिया जाए, नैनो साइज, चिप साइज की तरफ जो है वो जाया जा रहा है। उसका फायदा क्या होता है कि जितना साइज छोटा होता है वो चीज उतना ही एफिशिएंटली परफॉर्म करती है। और साथ ही साथ एक और टास्क भी है एनालिटिकल केमिस्ट्री में कि चीजों की स्पीड को बढ़ाया जाए, कॉस्ट कम से कम हो, साइज छोटे से छोटा हो और एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा हो। ये तकरीबन ये सब वो पॉइंट्स है जो चीजें अभी अंडर प्रोसेस हैं। फिर इसके अलावा बायोलॉजिकल सिस्टम्स को, एनालिसिस को कैसे इम्प्रूव किया जा रहा है कि उनमें अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो लाए जा सकें। और फिर उसके बाद कंप्यूटर ऑटोमेशन, मैंने आपको पहले बताया है कि ऐसे सिस्टम्स लाए जा रहे हैं जो फास्ट हो, ऑटोमेटिक हो, उस तरफ लाया जा रहा है। और उसके बाद वही पॉइंट रिपीटिशन की गई है कि नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि ये नैनो टेक्नोलॉजी फिजिक्स में यूज हो रही है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस में यूज हो रही है, लेकिन उन सबको यूनाइट कौन कर रहा है? एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्योंकि वो उनको क्या करती है? कंप्लीटली एनालाइज करती है। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज और एक्सपोजर के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री किस तरह से पूरी केमिस्ट्री को जो है वो उसको कवर कर रही है, पूरी डोमेन जो है उसमें ये आती है। यहाँ तक आपका टॉपिक कवर हो गया। एक आपका हमने जो पढ़ा था पीछे टाइप्स ऑफ एनालिसिस पढ़े थे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने, आपकी होम असाइनमेंट है, ये आपको इस पे दिए गए हैं पेज नंबर 9 पे। ये आपको दी गई है प्रॉब्लम्स। अगर आप रिकॉल करें तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस पढ़े थे। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ABCDEF आपको ये 6 पार्ट्स दिए गए हैं। हर पार्ट में आपको एक स्टेटमेंट दी गई है और आपने स्टेटमेंट को पढ़कर ये गेस करना है कि विच टाइप ऑफ एनालिसिस इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो आपने अपने सामने वो डेफिनेशंस रखनी है, स्टेटमेंट्स ये दी गई हैं और आगे जो उनकी है कि वो कौन सी टाइप ऑफ एनालिसिस है वो आगे मेंशन किया गया है।
ये पेपर में आने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसको अच्छे से देखना है, और अगर इसमें कोई आपको कंफ्यूजन होती है तो वो आप पूछ सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू।